अब हमारा जो आज का टॉपिक है ना बायोटेक्नोलॉजी का, वो क्लोनिंग है। देखो, क्लोनिंग का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी बनाना, ठीक है। तो अगर आपके पास, देखो ध्यान से समझो, अगर आपके पास डीएनए है, ठीक है, अगर आपके पास डीएनए है तो उसकी कॉपी कैसे बनाओगे? कॉपी का मतलब मान लें आपके पास एक डीएनए है, तो कई सारे डीएनए आप कैसे बनाओगे? आपको कई सारे डीएनए बनाने हैं, समझ रहे कि नहीं? तो कैसे बनाओगे? तो देखो, दो मेथड है बनाने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। तो एक होगा नेचुरल और दूसरा क्या होगा? आर्टिफिशियल। नेचुरल में कैसे करेंगे हम? तो नेचुरल जब करते हैं ना, ठीक है, अब हमें बहुत सारे डीएनए बनाने हैं, तो जब नेचुरल हम करते हैं तो इसमें करते हैं कि क्लोनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू वेक्टर, वेक्टर में करेंगे, एंड वेक्टर ट्रांसफर इनटू बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल विच फॉर्म मेनी डीएनए, जो कि बहुत सारा डीएनए बना देगा। समझ गए? हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे कि हमको ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है, ठीक है, ये हमको एक जीन है या डीएनए फ्रेगमेंट। देखो, कुछ भी लोग बोलो तुम, चाहे डीएनए फ्रेगमेंट बोलो चाहे आप जीन बोलो, ठीक है। अब इस जैसे देखो, आप मान लीजिए कि आपको एक जीन मिला है और आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे तो हो सकता है जीन का लॉस हो जाए। आएगा समझ में? नहीं, जीन का लॉस हो जाए, मतलब जीन अच्छे से काम ना करे, तो आपको क्या करना होगा? आपको अगर करना है तो आप इस जीन की बहुत सारी कॉपियां बना लो, बहुत सारी कॉपी। तो अगर एक दो जीन अगर लॉस हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा बात, आप कॉपी बना के इस जीन को रख भी सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि जीन थेरेपी किसके लिए किया गया? एडीए जीन के लिए किया, एडिनोसिन डीएमिनेज। अगर आपके पास एक ही जीन है, अब काम करना शुरू किए, हो सकता है खत्म हो जाए, खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको चाहिए कि आप इस जीन को बहुत सारी कॉपी बना लो। अच्छा, अगर मान लीजिए खराब हो गया या कुछ हो गया, तो बार बार आपको जीन निकालना पड़ेगा होस्ट में से, तो खर्चा उतना ज्यादा आएगा, वर्क बहुत हो जाएगा, तो वर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि आप एक निकालिए, आप एक डीएनए को निकालिए और उसकी बहुत सारी कॉपी करिए, या जीन को निकालिए और उसकी बहुत सारी कॉपियां कर लीजिए। कैसे करोगे कॉपी? यही मेथड है क्लोनिंग। आप एक क्लोनिंग एक आप नेचुरल भी कर सकते हो और आप आर्टिफिशियल। और देखो, आर्टिफिशियल में आप यूज करते हो पीसीआर। जब आर्टिफिशियल क्लोनिंग करते हो तो आप पीसीआर को यूज करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम पढ़ेंगे भी, और पिछले साल भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे एक जीन है हमारे पास और आपको बहुत सारे जीन बनाना है। अगर आपको कोई भी कहे कि भैया जैसे आपके पास एक समोसा है, वैसे कई सारे समोसे बनाओ, तो कैसे बना सकते हो तुम? वही तरीका है कि अगर आपके पास एक जीन अगर आप मिल गया है, तो आप बहुत सारे जीन कैसे बनाओगे? तो उसी को हमने कहा है कि क्लोनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू अ वेक्टर। तो सबसे पहले आप वेक्टर में लगाओगे, फिर उससे वेक्टर को होस्ट के अंदर, बैक्टीरिया मान लो होस्ट है, तो उसके अंदर ट्रांसफर करोगे, फिर जाके वो बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट को बनाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेनी फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए, तो जस्ट कहोगे कि क्लोनिंग है। और क्लोनिंग क्या होती है कि क्लोनिंग में ये करोगे, कुछ नहीं करना है, आपको अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को या डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर में लगाना है और वेक्टर को फिर डाल देना है किसके अंदर? होस्ट के अंदर। होस्ट कोई भी हो सकता है। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग, तो कैसे करेंगे देखो। अब इसको ध्यान से देखो, ये हमारा मान लीजिए कि ये हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको कहते हैं जिस पे हम काम करते हैं, ठीक है। चलो डीएनए के फॉर्म में बना देता हूं, ठीक, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसकी हमें कॉपी बनानी है, तो कॉपी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक वेक्टर लेंगे। क्या लेंगे? वेक्टर। वेक्टर हमने ले लिया। देखिए, हर एक वेक्टर में एक साइट होती है, हर एक वेक्टर में एक साइट होती है जहां पे तुम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा सकते हो। हर जगह नहीं लगा सकते हो, एक पर्टिकुलर साइट होगी जहां पे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप लगा सकते हो। तो इसी साइट को हम लोग बोलते हैं क्या? क्लोनिंग साइट। साइट मतलब यूज टू क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट या जीन। ये वो साइट है जिसका यूज किया जाता है क्लोन करने के लिए डीएनए फ्रेगमेंट को।
अब बात समझ में आ गई वेक्टर? अब सुन लो, अब ये होता है कि मान लीजिए, अब देखो ध्यान से एक बात, अब ये बात समझनी है हमें, ये हमारा वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा वेक्टर है। अब वेक्टर जानते हो कि डबल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए मैंने डबल स्टैंड बनाया है, समझ गए कि नहीं? एक बात याद रखो, मान लो कि आपके पास इतना बड़ा डीएनए है और आपके पास ये वेक्टर है, ध्यान देना, तो आप दोनों इस डीएनए को भी और इस वेक्टर को भी कट करोगे फ्रॉम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अच्छा, ऐसा क्यों करोगे? जिससे कि दोनों का जो फ्रेगमेंट आए वो क्या रहे, बराबर रहे, तो छोटा बड़ा ना हो। पता लगा ये बड़ा कट गया, ये छोटा कट गया, अलग अलग एंजाइम से कट करोगे तो तुमने काट लिया, कट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तुमने लगा दिया, तुम्हें तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया ये, और तुम्हें और क्या मिला, वेक्टर मिल गया यहाँ, जिसके पास यहाँ पे क्या है, क्लोनिंग साइट है। समझ गए ना? सिंपल सा बात है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दिया। चलिए अब हमने क्या किया, देखो हमने लगा दिया लाइगेज। लाइगेज ने क्या किया, लाइगेज ने इस वेक्टर के अंदर तुम्हारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा दिया, तुम्हारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को। अब इस डीएनए को बताओ कौन सा डीएनए बोलेंगे? इसी डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बात समझ में आ गई? इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो ये वेक्टर का हो गया और ये उसका हो गया। अच्छा, ये कहीं और जाके भी अगर किसी के साथ इंसर्ट हो जाएगा वो भी कहलाएगा क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही कहलाएगा। आगे का समझ में कि नहीं? तो ये अब रिकम्बाइन करेगा, मतलब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने जो बड़ा सा डीएनए था उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से छोटा सा जो हमें जिस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेना था कट दिया। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग वेक्टर को भी कट कर लिया, तो दोनों फ्रेगमेंट बराबर हुए। लाइगेज एंजाइम लगा के हम लोगों ने इसको चिपका दिया यहाँ पे, ये काम हमारा पूरा हो गया। अब इसको वेक्टर को ट्रांसफर करेंगे हम किसके अंदर, नाउ देखो जो हमने लगा लिया है, अब देखो क्या करेंगे हम इसको। अब ये जो वेक्टर है देखो, जिसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक, अब हमने ले लिया इकोलाई, ठीक, इकोलाई के अंदर हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, ठीक। तो अब वेक्टर कहां बन गया, अब ये मान लीजिए इकोलाई है, इकोलाई है ना, वेक्टर यहां पहुंच गया, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो उसका जीनोम है, ये है हमारा वेक्टर, ठीक। क्या करेगा ये इकोलाई, क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। और तुम कंट्रोल भी कर सकते हो रेप्लिकेशन को, जैसे क्लोरमफेनिकोल दे दोगे ना, तो जैसे प्लाज्मिड और वो तो डिवाइड करेगा लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेगी, तो बहुत सारे बन गए, देखो बहुत सारे बन गए ना, जो एक जीन था उससे क्या हो गए, बहुत सारे बन गए। नाउ मेनी फ्रेगमेंट ऑफ जीन फॉर्म, जीन फॉर्म प्रोसेस कॉल्ड क्लोनिंग। हमने बहुत सारे क्लोन बना दिए डीएनए। बताओ कोई दिक्कत हुई? सिंपल सा मैकेनिज्म है, कुछ भी नहीं करना आपको ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। या बहुत सारा बैक्टीरिया भी डिवाइड करेगा तो हर बैक्टीरिया के पास होगा, तो हर बैक्टीरिया से निकाल लेना। आएगा समझ में कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड द नेचुरल प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। फिर से एक बार देखते हैं कि क्या किया हम लोगों ने। अभी तो मैंने तुम्हें डिटेल में बताया, अब देखो शॉर्ट में क्या किया हम लोगों ने। देखो क्लोनिंग में अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द क्लोनिंग, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे चीजों को, ठीक है। आप डायग्राम बनाइए और उसी को एक्सप्लेन करते रहिए, एग्जामिनर वही पूछता है तुमसे। हमने क्या किया कि क्लोनिंग, तो हम लिखेंगे कि क्लोनिंग इज द प्रोसेस इन विच फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए बिकम मल्टीप्लाई। अब ये दो मेथड से हो सकता है। तो क्लोनिंग, अब मैं तुम्हें प्रोसेस समझा देता हूं क्योंकि मैंने थियरी तुम्हें समझा दिया था। एक लाइन में अगर थियरी में लिखना होगा तो सिंगल डीएनए फ्रेगमेंट कन्वर्टेड इनटू मेनी फ्रेगमेंट। कोई अगर इंटेलिजेंट आदमी होगा वो तुरंत समझ जाएगा कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है।
कि अगर एक डीएनए फ्रेगमेंट आपको दिया है और बहुत सारे आपको डीएनए फ्रेगमेंट बनाने, ये होगा। कुछ नहीं हुआ, ये हमारा डीएनए था जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। दूसरा हमारा ये है वेक्टर। हमेशा तुम्हें ना जब पहले किया जाता था वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफर किया जाता था, अभी ट्रांसफर करना मैं बताऊंगा, आप डायरेक्ट भी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन जब स्टार्टिंग में बायोटेक्नोलॉजी शुरू की थी वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफर था। हमने लगाया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, देखो हमारा क्या मिल गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। हमने इसमें भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाया, हमको क्या मिल गई, क्लोनिंग साइट मिल गई। क्या मिल गई, क्लोनिंग साइट। हमें पता चल गया कि हमें यहाँ क्लोन करना है। कुछ नहीं किया, हमने ऐसे उठाया, यहां लगाया लाइगेज, क्योंकि लाइगेज नहीं लगाओगे तो दोनों चिपकेंगे नहीं ना, तो हमने क्लोन कर दिया, हो गई। क्लोनिंग के बाद हमने इसके कहां ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर इनटू इकोलाई। चलो तुमने कहा कर दिया, इकोलाई, इकोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दो भाई। ये इकोलाई, मान लो ये इकोलाई की सेल है, ये तुम्हारा आ गया यहाँ पे, ठीक। ये तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे आ गया, वेक्टर आ गया, ये देखो मैं बना दिया यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, रेप्लिकेट। अब ऐसे चाहे बहुत सारे बैक्टीरियल से बना लो चाहे कुछ, जब रेप्लिकेट करेगा तो बहुत सारा तुम्हारा क्या बन जाएगा, क्लोन बन जाएगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो एक अब डीएनए था और बहुत सारे डीएनए बन गए, समझ गए ना। तो अब एक कॉपी की क्या बन गई, मल्टीपल कॉपी। और ये क्या है, ये है नेचुरल मेथड। पहले ऐसे नेचुरल ढंग से किया जाता था, समझ गए कि नहीं। अब देखो आर्टिफिशियल मेथड क्या है डीएनए की। अच्छा इसमें क्या था कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ कॉपी बना सकते थे। लिमिटेड नंबर ऑफ कॉपी का मतलब होगा कि बहुत ज्यादा नहीं बना सकते हो, समझ गए कि नहीं। लेकिन अब जो आर्टिफिशियल मेथड आया है उसका नाम है क्या, पीसीआर। अब देखो पीसीआर में क्या होता है, ये बात समझ में आ गई, क्लोनिंग नेचुरल। अब पीसीआर वाला देखो, पीसीआर से क्वेश्चन भी आते हैं, बड़ा छोटा सा स्टेप है, अब इसको ध्यान से समझ लो। अब तुमसे कहा जाए पीसीआर, पीसीआर तो फुल फॉर्म क्या होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चलो बहुत बढ़िया है, चेन रिएक्शन। इसमें से 2-3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर है ना। इसको कैरी मुलिस ने डिस्कवर किया था। अगर आपसे पूछा जाए तो इसको बोल देना कि इसको डिस्कवर किसने किया था, कैरी मुलिस ने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट थे। तो पीसीआर में कितना नाम, कितने वर्ड है, अल्फाबेट 1 2 3, तो ये होगा 3 स्टेप प्रोसेस। 3 स्टेप प्रोसेस, पीसीआर इज द 3 स्टेप प्रोसेस, ठीक। क्या होगा, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, और क्या होगा, एक्सटेंशन, ठीक। अब लिखो ये ऑपरेट होगा एट 3 टेम्परेचर, 3 टेम्परेचर पे काम करेगा, ठीक है। जैसे डीनेचुरेशन कब हो जाएगा, 90 to 95 पे, इसमें होगा 60 to 65 ऐसे, और इसमें क्या होता है 70 to 75 डिग्री सेल्सियस पे काम करेगा। आई बात समझ में नहीं, ये 3 स्टेप होगा, 3 टेम्परेचर। अब इसके लिए नेक्स्ट टाइम बात करेंगे एंजाइम। तो एंजाइम का नाम है टैग पॉलीमरेज। ये क्या करेगा, किस ऑब्टेन, किसे, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता था, ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरियम, क्या नाम है उसका, क्या नाम है जिससे, हाँ, थर्मस एक्वेटिकस। कितनी बार बताऊं यार, थर्मस गरम है ना, थर्मस एक्वेटिकस। अबे बैसिलस तुरेंसियंसिस बीटी कॉटन के लिए था, टिकस। ऐसे कंफ्यूज हो गए तो फिर हो गया तुम्हारा। टैग पॉली, देख टी से टैग, टी से थर्मस एक्वेटिकस, समझ गया। टी से टैग पॉलीमरेज और टी से ही थर्मस एक्वेटिकस। क्या बैसिलस आएगा इसमें, नहीं आएगा। अब याद रखना इस बात को, लॉजिक ये समझ लो, टी से टैग और टी से थर्मस एक्वेटिकस। जैसे टी से 3, टी से 3, तो पॉलीएडिनाइजेशन किस पे होगा, टेलिंग, सॉरी टेलिंग किस पे होगा, 3 डैश, टेलिंग 3 डैश हो जाएगा। ऐसे ही टी से टैग पॉलीमरेज और टी से थर्मस एक्वेटिकस, ठीक।
तो एक पीसीआर एक पॉलीमर चेन रिएक्शन है और इसको कैरीमुलिस ने डिस्कवर किया था। ये 3 स्टेप प्रोसेस है जिसका नाम है डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। ये 3 टेम्परेचर पे काम करेगा, 90 to 90। सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा डीनेचुरेशन, अभी बताऊंगा, फिर होगा एनेलिंग और फिर होगा क्या, एक्सटेंशन। ये बात क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो टैग पॉलीमरेज, कि क्यों ये एंजाइम ऐसी होती है, एक्टिव रहेगी ये कहां पे, 100 डिग्री पे भी। यही एक ऐसी एंजाइम है जो कि 100 डिग्री पे एक्टिव रहेगी। अब तुम्हें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, नेम द एंजाइम व्हिच इज एक्टिव एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। कोई भी एंजाइम 40-50 के ऊपर क्या हो जाती है, डीनेचर। डीनेचर मतलब टूट जाएंगी, खराब हो जाएंगी। लेकिन यही एक एंजाइम है जो कि 100 डिग्री पे है। अगर ये एंजाइम ना होती तो तुम सोच सकते थे पीसीआर का कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो उस एंजाइम का नाम है टैग पॉलीमरेज और वो ऑब्टेन किया जाता है बैक्टीरियम, दैट इज कॉल्ड थर्मस एक्वेटिकस। अगर तुम नीट करना चाहते हो तो भाई ये जरूर होना चाहिए, थर्मस एक्वेटिकस, बीटी कॉटन का, और दूसरा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। इन तीनों का नाम तुम्हें जरूर याद होना चाहिए। द फोर्थ वन इज इकोलाई, जिसमें पेरिट्राइकस कंडीशन होता है, म्यूनिसिपल वेस्ट में पाया जाता है। यही 4 बैक्टीरिया से मोस्टली क्वेश्चन बनाते हैं, यही 4 बैक्टीरिया तुमसे पूछे जाएंगे। जब भी क्वेश्चन बनाने तो दिमाग में आएगा तो यही 4 बैक्टीरिया हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट बने हैं तो हम दूसरा क्यों बनाएंगे, तो यही है, ठीक है कि नहीं। तो याद रखना, ये अब पूछने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम व्हिच इज यूज्ड इन अ पीसीआर, वो किससे ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। तुम एक बात याद रखना, टैग पॉलीमरेज के पास नो प्रूफ रीडिंग एबिलिटी, ये ड्रॉबैक है इसका, ये कभी भी प्रूफ रीड नहीं कर सकता। अगर गलती से गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए ना तो ये सही नहीं कर सकता। जबकि हमारे डीएनए पॉलीमरेजेस के पास ये एक्टिविटी है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कर देगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। समझ गए, यही डिफरेंस है हमारे डीएनए पॉलीमरेज में और टैग पॉलीमरेज में। टैग पॉलीमरेज डजंट हैव द प्रूफ रीडिंग एबिलिटी, प्रूफ रीडिंग मतलब करेक्ट करने की एबिलिटी नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हर एक स्टेप को हम लोग पढ़ते हैं, पीसीआर के हर एक स्टेप को देखते हैं हम लोग। ये बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मस एक्वेटिकस, जिससे होता है एंजाइम दैट इज कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। पीसीआर हमारा है ये। तो पहला है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन इसका मतलब होता है, पता है, सेपरेशन ऑफ, ऐसे लिखो एग्जाम में, सेपरेशन ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड एट वेरी हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर, और मैंने टेम्परेचर का नाम तुम्हें दे रखा है, बहुत टेम्परेचर पे आप लिखोगे तो इसका मतलब ये मान लो कि हमारा डीएनए था, ये मिक्स है, हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर लगाया, हाई टेम्परेचर। तो यहाँ क्या हो गया है, डीनेचुरेशन, और 2 डीएनए स्ट्रैंड क्या हो गए, खुल गए, 3 to 5, 5 to 3, दोनों स्ट्रैंड खुल गए ना, दोनों स्ट्रैंड खुल गए, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। समझ गए क्या? देखो नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, एनेलिंग। एनेलिंग में क्या होता है, एडिंग ऑफ प्राइमर एट, कहां प्राइमर को ऐड करेंगे, 3' एंड टेम्परेचर क्या होगा, लोअर देन डीनेचुरेशन। क्यों होगा, क्योंकि भैया जो प्राइमर होता है वो शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होता है, वो अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रखेंगे तो खुद ही टूट जाएंगे, इसलिए यहाँ पे लो टेम्परेचर रखा जाता है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये तुम्हारा डीएनए है, ये तुम्हारा 3' है, ये 5' है। तुम्हें क्या लगा देना है, यहाँ पे लगा देना है क्या, दिस इज 3', तो यहाँ तुम्हें लगा देना है क्या, प्राइमर। क्या लगा देना है, प्राइमर लग गया। जैसे ही प्राइमर लगेगा यहाँ पे क्या बाइंड कर जाएगा, टैग पॉलीमरेज। क्योंकि ये दोनों ही एंजाइम क्या होते हैं, चाहे डीएनए पॉलीमरेज हो या टैग पॉलीमरेज हो, वो कैसे डिपेंडेंट होते हैं, टेम्पलेट डिपेंडेंट। और प्राइमर किसके लिए काम करेगा, टेम्पलेट का काम करेगा। दोनों स्टेप समझ में आ गया।
ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा पहला स्टेप था और ये हमारा क्या था, दूसरा स्टेप था। पहले स्टेप में हमने सेपरेट किया दो डीएनए स्ट्रैंड को और दूसरे स्ट्रैंड पे हम लोगों ने क्या किया, प्राइमर को ऐड किया और जैसे ही प्राइमर ऐड होगा हमारा टैग पॉलीमरेज आके इसके साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। तो टैग पॉलीमरेज आके बाइंड कर गया प्राइमर के साथ। जब तक प्राइमर नहीं बाइंड करेगा न ही टैग पॉलीमरेज बाइंड करेगा और न डीएनए पॉलीमरेज ही बाइंड करेगा। आई बात समझ में, ये जरूरी है इसका बाइंड करना। चलो नेक्स्ट, अब लास्ट स्टेप देखते हैं हम लोग। लास्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हम लोग करना है। एक्सटेंशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। अब आपको क्या करना है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करनी है। तो क्या होगा, देखो ये हमारा था, ये 3 डेज, ये भी 3 डेज। इसमें देखो ओकाजा की फ्रेगमेंट वगैरह नहीं बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्यों, क्योंकि ये पूरा पूरा खुल जा रहा है ना, इसलिए ओकाजा की फ्रेगमेंट वगैरह नहीं बनेंगे। तो यहाँ हमारा प्राइमर ये पॉलीमरेज, ये प्राइमर ये पॉलीमरेज था, कुछ नहीं हुआ, ये बना दिया, इसने बना दिया। तो ये क्या बन गया, न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो इसका मतलब हमारे ओल्ड से, तो इसका लिखा जाता है 2 दी पावर n। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल। आप इसमें आप ये देख सकते हो कि आप जितना अमाउंट डीएनए का बनाना चाहते हो उतना आपको बच जाएगा। तो जितना आप साइकिल बढ़ा दोगे उतना बढ़ता जाएगा। देखिए एक बार जब निकोलाई और इनमें करोगे तो आपको लिमिटेड नंबर ऑफ कॉपी मिलेगी, बहुत ज्यादा नहीं बना सकती, लेकिन आप पीसीआर का यूज करके अपने मनमानी ढंग से जितने भी डीएनए के आपको फ्रेगमेंट बनाने हैं वो सारे बना सकते हो। आई बात समझ में, बस आपको नंबर ऑफ साइकिल बढ़ाते हो। इसीलिए पीसीआर को बोलते हैं कि माइलस्टोन डिस्कवरी थी इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो अगर और पीसीआर किसके लिए यूज किया जाएगा बताओ, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। इसका मतलब जो पीसीआर होता है तो दूसरी लैंग्वेज में यूज, पीसीआर यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। आगे और एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, अगर आप बहुत कम डीएनए को एम्प्लीफाई कर ले रहे हो तो कहां यूज करोगे, अगर बहुत कम डीएनए को आप एम्प्लीफाई करके बहुत ज्यादा, वेरी गुड, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। आप एचआईवी एड्स का अर्ली टेस्ट करवाना चाहते हो, कोरोना का टेस्ट करवाना चाहते हो, यही तो होगा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अगर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होती कोई भी चीज अगर बहुत कम अमाउंट में प्रोजेक्ट है, अगर उसको डायग्नोस करना है अर्ली स्टेज में तो आप किसका यूज करोगे, पीसीआर। तो पीसीआर के 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन जिसमें दोनों डीएनए फ्रेगमेंट को आप सेपरेट करोगे। दूसरा स्टेप हमारा होगा एनरिंग। एनरिंग में क्या होगा, आप प्राइमर को ऐड करोगे, जब प्राइमर ऐड हो जाएगा तो आपका टैग पॉलीमरेज भी ऐड हो जाएगा और हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है एक्सटेंशन, तो नया डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा। तो यहाँ प्राइमर था, ये इधर की तरफ नया डीएनए स्ट्रैंड बना दिया, ये यहाँ बना दिया। अगर ये बनाओ तो समझ लो कि इसका मतलब दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। और अगर आपसे बहुत नॉलेजेबल वाली चीज पूछे कि क्या इसमें उनका जाके फ्रेगमेंट बनेगा, तो नहीं बनेगा। तो ये 2 मेथड है जिससे आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए फ्रेगमेंट के नंबर को बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो इसको, ठीक है। ये हुआ कि हम कैसे नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं एंजाइम्स की, काटने वाली जो एंजाइम है। देखो लाइगेज को तो आप जानते हो कि लाइगेज जो एंजाइम है जो 2 डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। एंजाइम देखो याद रखो, एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंजाइम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पूरा पढ़ोगे यही बुक में लिखा हुआ है। आप देखो एंजाइम, एंजाइम देखो एंजाइम। अच्छा एक्चुअल में एंजाइम को बोलते हैं क्या, न्यूक्लिक एंजाइम। एंजाइम क्या होती है, बायो कैटलिस्ट होती है ना, कैटालिस्ट होती है। एंजाइम को बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। ये तो तुम लोग सब जानते हो ना, राइबोजाइम 23। अब सुनो, राइबोजाइम जो होता है, अब लिख लो कि जो राइबोजाइम है वो 23S आरएनए क्या होता है, ये होता है। इसी को बोलते हैं कैटालिटिक आरएनए, कैटालिटिक आरएनए। अब बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक। अब देखो एंजाइम होता है, देखो
एकदम लॉजिकल वे में देखो, न्यूक्लियेजेज होते हैं, न्यूक्लियेजेज जो होते हैं, जो न्यूक्लियेजेज हैं, जहां भी एज लग जाए ना वहां इसका मतलब वो एंजाइम है। तो न्यूक्लियेज दो तरह का होता है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज और दूसरा क्या होता है इंडोन्यूक्लियेज। ठीक, अगर एंजाइम को ह्यूमन बीइंग में कैटेगराइज किया जाए इन द टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के टर्म में कहा जाए कि जेनेटिक्स में जब हम बात करते हैं या बायोटेक्नोलॉजी में बात करते हैं तो दो तरह की एंजाइम मिलती है हमें, एक होती है एक्सोन्यूक्लियेज और दूसरी होती है इंडोन्यूक्लियेज। ध्यान से देखना, एक्सोन्यूक्लियेज कट द डीएनए फ्रॉम टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन से कट करेगा। फॉर एग्जांपल होगा डीएनएज और आरएनएज, ये लोग होते हैं। ठीक, डीएनएज और आरएनएज होते हैं जो कि टर्मिनल, जैसे मान लो ये हमारा डीएनए है ना, तो अगर यहां से कट होना शुरू हो रहा है, टर्मिनल एंड से अगर हमारा ये डीएनए है कट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सोन्यूक्लियेज है। कंसेप्ट क्लियर है एक्सोन्यूक्लियेज वाला? इसका एग्जांपल कौन होगा, डीएनएज और आरएनएज। ये क्लियर है ना? चलो, इंडोन्यूक्लियेज है, देखो इंडोन्यूक्लियेज अंदर से, मतलब कट द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक साइट। वैसे तो बहुत होता है लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं, स्पेसिफिक साइट। अगर किसी को आप स्पेसिफिक साइट से कट करना चाहते हो तो आप यूज करोगे किसको, इंडोन्यूक्लियेजेस को, और इसका एग्जांपल है क्या, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और इसका एग्जांपल क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका मतलब हुआ कि जो एक्सोन्यूक्लियेजेस होते हैं वो साइट स्पेसिफिक नहीं होते, वो पर्टिकुलर साइट से नहीं कट करेंगे, वो तो भैया किनारे से कट करना शुरू कर देंगे, कट करते चले जाएंगे। लेकिन आपको किनारा नहीं कट करना है, आपको अंदर से कट करना है। तो अगर आपको अंदर से कट करना है या स्पेसिफिक साइट से कट करना है तो आप किसका यूज करोगे, इंडोन्यूक्लियेज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। इसीलिए इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल सीजर, बायोलॉजिकल सीजर्स। हाँ, कुछ भी ओके, कैंची है, बायोलॉजिकल कैंची है जो किसी भी डीएनए को काटने में काम हो। जब आपको पूछा जाए कि अगर हमें डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से कट करना है तो हम किसका यूज करें, तो आप किसका यूज करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, जिसमें से टाइप 2 यूज किया जाता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक साइट से कट करती है। तो हमारा बायोटेक में किसका काम है, इंडोन्यूक्लियेज। क्लियर है ना ये बात? एकदम क्लियर होगा तभी हाँ करना, अदरवाइज हाँ मत करना। क्लियर है ना? एक्सोन्यूक्लियेज क्या होंगे, इंडोन्यूक्लियेज। एक्चुअल में ये क्या थे, न्यूक्लियेजेस थे। देखो न्यूक्लियेजेस वो होते हैं जो न्यूक्लियस में रहने वाले मटेरियल को कट करें। और न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए, तो डीएनए को तो कट करेंगे क्योंकि आरएनए जब काम होगा तब बनेगा, आरएनए ट्रांसक्राइब होके जब काम होगा हमें तब बनेगा, नहीं तो तुम्हारे न्यूक्लियस में क्या रहेगा, डीएनए ही रहता है। आएगा समझ में कि नहीं? तो अब देखो ये बात समझ में गया ना एंजाइम का? अब देखो देख लो, अब हमें जो फोकस करना है वो किस पे फोकस करना है। इसीलिए हम लोगों ने एक बार पढ़ा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, और राइबोजाइम क्या है, 23S आरएनए है, जबकि कैटालिटिक आरएनए है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब सुनो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब देखो कहा जाए कि कट करेगा स्पेसिफिक साइट से। अगर ये स्पेसिफिक साइट से कट करेगा तो इसका मतलब ये कोई ना कोई सीक्वेंस रीड करेगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट बाय रीडिंग a specific sequence called, उसी को हम बोलेंगे क्या, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, उसी को बोलेंगे हम रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंसेस, एंड साइट कॉल्ड रिकॉग्नाइजेशन साइट। रिकॉग्नाइजेशन साइट, भाई रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा और वहां से कट करेगा, तो उसी को हम लोग बोल देंगे रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस या रिकॉग्नाइजेशन साइट। जैसे फॉर एग्जांपल इको R1,
इको R1 में क्या था, गा टीटी चाचा। अब सुनो देख लो, अब ये लिखा गा टीटी चाचा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखो। ये इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में क्या है, सेम है, सेम इन बोथ डायरेक्शन, तो इसको क्या बोलते हैं, बोथ डायरेक्शन। अगर दोनों डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस, उसको बोलेंगे पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस। इसका मतलब हुआ कि जो भी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए वो कैसा होगा, पैलियंड्रोमिक इन नेचर। अभी नीचे में आया था, आएगा समझ में कि नहीं। तो जो भी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंसेस होंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस से, वो क्या होंगे, पैलियंड्रोमिक इन नेचर। पैलियंड्रोमिक नेचर क्या होगा कि दोनों डायरेक्शन में क्या होंगे, सेम, ये इस डायरेक्शन ये डायरेक्शन, ठीक है। अगर दोनों डायरेक्शन में कोई चीज, जैसे मलयालम लिखोगे तो दोनों डायरेक्शन में सेम है, तो आप जैसे कनक लिख दो, कनक, तो दोनों सेम नहीं, उधर से पढ़ो इधर से पढ़ो, दोनों सेम नहीं है। तो अगर दोनों डायरेक्शन में सेम है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, तो ऐसे सीक्वेंसेस को बोलते हैं पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेस। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा किसको रिकॉग्नाइज करेगा, पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेस को, और वहीं से कट करेगा। और अगर आप देख सकते हो तो देख लो, ये इकोलाई यहां से कट करता है जी और ए के बीच में, आएगा समझ में। अब इनके कटिंग के बेसिस पे किस तरह के फ्रेगमेंट बनेंगे वो देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देख लिया कि एंजाइम कैसे होते हैं, दोनों तरह के एंजाइम देख लिया, एक तो एक्सोन्यूक्लियस दूसरा एंडोन्यूक्लियस देखते हैं। अब देखते हैं कि जब ये काटेंगे तो कैसे फ्रेगमेंट बनेंगे, आएगा समझ में कि नहीं। देखो अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। ये हमारा इकोलाई का है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कहां से कट करेगा, ठीक है। चलो अब देखो फ्रेगमेंट, अब देखते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट फॉर्म, अब देखते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट या इसको एंड फॉर्म आफ्टर कटिंग विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट रहे हैं, भाई हमें क्या पता है कि किस तरह का कट कर रहा है वो। तो देखो दो तरह का एंड, हम अगर एंड डीएनए का हम एंड देखें, डीएनए के एंड देखें तो दो तरह का एंड हम देखेंगे। एक होगा क्या, स्टिकी एंड, वेरी गुड, और दूसरा क्या होगा, ब्लंट एंड। होगा क्या, देखो ध्यान से, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए एट डिफरेंट साइट, क्या करें, डिफरेंट साइट, क्योंकि उसका साइट क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट साइट्स पे कट करें। जैसे हमने क्या किया था GAATTC, तो हम लोग GAATTC, तो ये डिफरेंट साइट है ना, ये कट करने की डिफरेंट साइट है, ठीक है। अगर डिफरेंट साइट पे है तो कैसा बने, डिफरेंट साइट, तो क्या बनेगा, स्टिकी एंड, स्टिकी एंड बन जाएगा। स्टिकी एंड का मतलब होता है ओवरहैंग ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का ओवरहैंग आपको मिलेगा, आएगा समझ में। और इसमें क्या होगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट फ्रॉम सेम प्लेस, सेम प्लेस, अगर सेम प्लेस से कट करें, इसका मतलब इसमें क्या नहीं होगा, नो ओवरहैंग, नो ओवरहैंग ऑफ डीएनए। ऐसी बहुत सारी एंजाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, इको R5 बहुत बार पूछा जाता है, ये ब्लड टिन देगा। स्मा1, आलू1 लिख लो, आलू1, स्मा1, मैंने मेरा लॉजिक भी है, इसमें बताऊंगा भी है, AEE करके लॉजिक है, उससे पता चल जाएगा आपको कि कौन से है, तुम लोगों को मैंने पहले बता रखा हूं। लेकिन इको R5 को याद रखना कि ये कैसा देता है, ब्लड टिन देगा। अब हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हमें स्टिकी एंड कैसे दिखेगा और ब्लंट एंड कैसे दिखेगा। तो जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम डीएनए को काटेंगे तो हमें दो तरह के एंड्स मिलेंगे, एक तो स्टिकी एंड्स मिलेगा, दूसरा ब्लंट एंड बनेगा। स्टिकी एंड इसका मतलब जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है अलग अलग डिफरेंट है, दोनों स्ट्रैंड पे डिफरेंट है तो आपको स्टिकी एंड मिलेगा। अगर दोनों ही स्ट्रैंड पे सेम है तो आपको क्या मिलेगा, ब्लंट एंड। अगर ब्लंट एंड का वन ऑफ द एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड इको R5। ओके, अगर इको R5 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे तो हमें क्या कैसा एंड मिलेगा, ब्लंट एंड मिलेगा।
बात समझ में आ गई? अब डायग्राम देखते हैं। देखो अब देखो यही डायग्राम देख लेते हैं। तो हम जब डायग्राम बनाएंगे स्टिकी एंड का, तो ये है हमारा, ये हमारे डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है हमारा, ठीक है, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है हमारा, ये देखो, ठीक। एक ने यहां से कट किया और एक यहां से कट किया, ठीक। तो देखो, अब देखो ऐसे आगे ले जाओ, बनाओ, एक छोटा सा बना, एक बड़ा सा बन गया। इसमें क्या होगा, एक बड़ा सा और एक छोटा सा, ऐसे बोलेगा। अब देखो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ओवरहैंग, इसी को तो बोलते हैं ओवरहैंग। ये और ये हमारा क्या होगा, ओवरहैंग। अब किसी भी फ्रेगमेंट को आप क्या करो, बहुत इजीली क्या कर सकते हो, ऐसे चिपका सकते हो। स्टिकी एंड में बहुत इजीली आप किसी को चिपका सकते हो। जहां से कट करते हो ना, उस जीन का मतलब स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, फंक्शन खत्म हो जाएगा, ये चिपका दी। तो अगर आपको ओवरहैंग मिल रहा है तो आपको क्या होगा, स्टिकी एंड मिलेगा। आई बात समझ में? ओवरहैंग का मतलब क्या होगा, एक छोटा एक बड़ा, एक बड़ा एक छोटा। तो देखो ना, ओवरहैंग नहीं मिल रहा है, इतना खाली है, ये इतना खाली है, दिस इज कॉल्ड ओवरहैंग, दिस इज कॉल्ड ओवरहैंग। और इसी के बीच में तुम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा दो, लगा दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट को, बहुत इजीली, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा, ठीक। अब ब्लड एंड वाला देखो कहानी। ब्लड एंड में क्या होता है, मैं तुम्हें बताऊं कि आई देखो, सेम है जगह, दोनों सेम प्लेस से कट की, लेकिन अब देखो सेम प्लेस से कट की तो कैसे मिलेगी फ्रेगमेंट, देखो ऐसे, ऐसे मिला ना फ्रेगमेंट। अब इसका मतलब आपको इसमें कोई भी ओवरहैंग देखने को नहीं मिलेगा, देखो ऐसे मिलेंगे, ठीक। तो इसमें अगर आपको किसी को जोड़ना होता है तो आप, बता देता हूं तुम्हें, ऐसे आते हैं लिंकर मॉलिक्यूल, ऐसे लिंकर्स आते हैं, यहां पे क्या लगे होंगे, लिंकर्स। तो लिंकर्स लगाओगे, फिर जाके अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करोगे। इसका मतलब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मोस्टली जो साइंटिस्ट या रिसर्चर यूज करते हैं, वो कौन सा यूज करते हैं, स्टिकी है, क्योंकि उसमें बहुत इजीली आपको, इसमें अलग से आपको लिंकर लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड होगा। तो जब साइट अगर सेम है, सेम प्लेस से कट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर सेम प्लेस से कट कर रही है, तो क्या बनेगा, ब्लाइंड एंड। और ब्लाइंड एंड में कोई भी ओवरहैंग नहीं होता, और ये प्रोबेबिलिटी होता है, इसमें ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर सकते। तो मोस्टली कौन सा यूज किया जाता है, स्टिकी एंड, क्योंकि इस ब्लाइंड एंड को फिर आपको स्टिकी एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर जाके आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर पाओगे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तुम क्या यूज करो, स्टिकी एंड। स्टिकी एंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ओवरहैंग। आई बात समझ में नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लोनिंग कैसे करोगे, और दूसरा क्लोनिंग में जो हेल्प करता है वो करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लिएजेस होते हैं, न्यूक्लिएजेस दो तरह के हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा एंडोन्यूक्लियस होते हैं। एक्सोन्यूक्लियस वो होते हैं जो एंड से कट करते हैं, जैसे डीएनए और आरएनए, और एंडोन्यूक्लियस वो होते हैं जब स्पेसिफिक प्लेस से कट करेंगे। जब वो स्पेसिफिक प्लेस से कट करेंगे तो उनके लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, और जहां से कट करेंगे दैट इज कॉल्ड रिकॉग्नाइजेशन साइट। तो अगर आपको स्पेसिफिक प्लेस से कट करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। अब बताओ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाऊं, जब ये कट करेंगे तो हमें दो तरह के डीएनए के एंड्स मिलते हैं, एक स्टिकी एंड मिलेगा, दूसरा ब्लंट एंड मिलेगा। स्टिकी एंड वो होगा जिसमें डिफरेंट प्लेस से कट करेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अगर सेम प्लेस से कट करेगा तो हमें ब्लंट एंड मिलेगा। स्टिकी एंड में ओवरहैंग होता है, जबकि ब्लंट एंड में ओवरहैंग नहीं होता। अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक डीएनए दे दिया गया है, यू हैव अ डीएनए, ओके, और आपको दिया जाए रिकॉग्नाइजेशन जो साइट है, रिकॉग्नाइजेशन जो साइट है, रिकॉग्नाइजेशन जो साइट है वो है 5। रिकॉग्नाइजेशन साइट कितनी है, 5। तो नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फॉर्म, बताओ कितने डीएनए फ्रेगमेंट बनेंगे, 32। तुम्हारा पहला आंसर है 32। तुम्हारा बताओ, जल्दी बताओ कितना बनेगा डीएनए फ्रेगमेंट, हाँ 6। और यही सही है,
भाई एक डीएनए में 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने बनेंगे फ्रेगमेंट? 6 फ्रेगमेंट बनेंगे। 6 फ्रेगमेंट बनते हैं भाई, 32 नहीं बनते। आई बात समझ? हमेशा याद रखना, इसके लिए फॉर्मूला होगा n+1, मतलब ट्राइसोमी होगा, ट्राइसोमी वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ गए कि नहीं? ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है।